हमारी YouTube फैमिली के सभी भाइयों को आरके की तरफ से राम राम सा और खम्मा घनी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हर कहानी डर से भरपूर होगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने जो कहानी लिखी है वो अपनी ग्रामीण थोड़ी राजस्थानी भाषा में बनाई है ताकि आपको बेहतर लगे। ये कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम लोकेश है। ये लड़का मेरे गांव के पास का ही। इसने मुझे अपनी खौफनाक आपबीती बताई और कहा कि मेरी स्टोरी को दुनिया के सामने रखो। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारी खौफनाक कहानी। मेरा नाम लोकेश है। हम दो एकदम पक्के दोस्त हैं, मैं और राहुल। हम दोनों आगे की पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करने जयपुर आए थे। हम दोनों बचपन के जिगरी यार थे। एक ही गांव के एक ही स्कूल में पढ़े, साथ में खेल कूद कर बड़े हुए। राहुल एकदम हटाकट्टा छोरा था, कत्तई पहलवान टाइप का। कोई लड़ाई झगड़ा हो तो अकेले 4-5 को पटक दे। गांव में कई बार उसका झगड़ा हुआ, लेकिन जब हम दोनों साथ होते थे तब कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। जयपुर आकर सब नया नया सा लगा। शहर का माहौल अलग था, कॉलेज की दुनिया अलग थी। लड़के लड़कियां बेधड़क घूमते, खुलकर बातें करते। हम गांव के सीधे सादे छोरे, हमारे लिए ये सब थोड़ा अजीब था, पर धीरे धीरे सब नॉर्मल लगने लगा। लेकिन राहुल, वो तो जैसे बदल ही गया था। पहले तो बड़ा सीधा सादा था, किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं था। मैंने कई बार मजाक भी किया, अरे भाई कभी किसी से बात भी कर लिया कर, गांव की तरह मुंह लटकाकर मत बैठा कर। पर वो हंसकर टाल देता। फिर अचानक कुछ अजीब होने लगा। राहुल रोज रोज कॉलेज की छुट्टी होते ही कहीं गायब हो जाता। पहले तो सोचा कि लाइब्रेरी विब्रेरी में बैठता होगा, पर एक दिन मैंने उसे कॉलेज के बाहर वाली चाय की थड़ी पर देख लिया। राहुल अकेला नहीं था, उसके सामने एक लड़की बैठी थी, पर मुझे उस लड़की की शक्ल नहीं दिख रही थी। बस उसके कपड़ों और शरीर से पता चल रहा था कि बाके सामने कोई लड़की बैठी है। वो छोटी सी दुबली पतली लड़की थी। फिर मैं थोड़ा उधर गया जिधर राहुल बैठा था। फिर मैंने उस लड़की को गौर से देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जैसे खून ही ना हो बदन में। आंखें गहरी, बहुत गहरी, जैसे अंदर कुछ छुपा रही हो। बाल लंबे और बिखरे बिखरे से। कपड़े भी अजीब, ना ज्यादा नए ना ज्यादा पुराने, जैसे कई दिनों से एक ही पहने हो। पर सबसे अजीब बात थी उसकी हंसी। मैं दूर खड़ा था, लेकिन उसकी हंसी मेरे कानों तक आई, धीमी मगर डरावनी, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही हो। राहुल की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उस दिन तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अगले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला था, और वो बदलाव अच्छा नहीं था। राहुल और वो लड़की दो कतई प्यार में डूब गए। पहले तो सोचा चलो ठीक है, छोरा पहली बार प्यार में पड़ रहा होगा, पर फिर धीरे धीरे बात अजीब लागन लगी। मैं कई बार पूछो कहीं कोई लड़की फड़की का चक्कर तो नहीं चल रहा हो, पर राहुल हर बार हंस के बात टाल दे, कहे अबे तू का सोच रहो है, पढ़ाई पे ध्यान दे। पर मैं भी कोई छोटो छोरो ना था, मैं ध्यान दिए रहो। एक दिन रात के टाइम मैं कमरे में सो रहा था, तभी हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। आंख खोल के देखो तो राहुल फोन पे बात कर रहा था, धीमी आवाज में, जैसे कुछ छुपा रहो हो। हाँ मैं आऊंगा, हाँ ठीक है, वहीं पे मिलूंगा। मेरे कान खड़े हो गए। सुबह होते ही मैं फिर पूछो रात में कौन से बात कर रहा था। राहुल टाल गया, पर अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कोई चक्कर जरूर चल रहा है। और फिर मैं एक बात देख के सन्न रह गया। वो लड़की राहुल को हमेशा रात में ही मिलवे बुलावे, दिन में कहीं भी दिखे ना, कॉलेज में भी नहीं, बस रात के टाइम गार्डन में आ जावे, अंधेरे में खड़ी रहे,
कई बेर तो हमारे घर के पास वाले गार्डन में ही मिलवे आ जावे। अबे कोई लड़की ऐसा क्यों करे? फिर मैंने उससे मजाक में उस लड़की का नाम पूछा और उसके बारे में जानना चाहा कि आखिर कौन है, कहाँ की है वो। फिर मेरे से राहुल ने कही, भाई उसका नाम शीतल है, वो पास बाली जगदम्बा कॉलोनी में रहवे, वो बहुत अमीर है, समझा कर। मेरे को घनी चीजें भी दी है, देख इन गिफ्ट्स को। उसकी बात को सुन के कछु देर को तो मेरा माथा घूम गया। महंगे फोन, सोने की चेन, घड़ी, पर मुझे सबसे अजीब बात ये लागी कि वो लड़की कैसो भी करे राहुल पे पूरा कब्जा जमावे चाह रही थी। वो राहुल को अपने वश में करना चाहती हो, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। मैंने राहुल को समझावे की पूरी कोशिश करी, भाई ज्यादा इन चक्करों में मत पड़, पढ़ाई पे ध्यान दे। पर राहुल अब मेरे बात सुने को भी तैयार ना था। रात गहरी हो रही थी, बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। राहुल मोबाइल कान से लगाए बैठा था, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फोन कटते ही उसने मेरी तरफ देखा और बोला, भाई वो बुला रही है, कह रही है कि आज घर पर कोई नहीं है, जल्दी आओ। मैंने तुरंत कह दिया, राहुल तू पागल हो गया है क्या? आज अमावस्या की रात है और तू इतनी रात को अकेला उससे मिलने जाएगा? पर उसे तो जैसे कोई सुना ही नहीं दे रहा था, वो बस जाने के लिए मरा जा रहा था। मैंने फिर समझाया, भाई देख, मुझे उस लड़की पर पहले से ही शक है, वो तुझे रोज मिलती है यार, मुझे तो कछु गड़बड़ लग रही है। राहुल ने मेरी बात को बीच में ही काट दिया, अबे चुप कर, तू ना बस ज्यादा सोचता है, वो मुझसे सच्चा प्यार करती है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा डर बैठा था। राहुल दरवाजे से निकलने ही वाला था कि मैंने अपनी जेब से हमारे देवता का ताबीज निकाला और उसकी कमीज की जेब में रख दिया। ले इसे रख ले, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो तुझे बचाएगा। राहुल पहले तो मना करने लगा, पर मैंने जबरदस्ती रख दिया। वो हंसते हुए चला गया। पर वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। राहुल गया, लेकिन सुबह तक नहीं लौटा। मैंने पहले सोचा कि शायद वो देर से आ रहा होगा, पर जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी चिंता बढ़ती गई। सुबह कॉलेज में गया, वहां देखा राहुल नहीं था। कमरे में देखा राहुल नहीं था। जहां जहां वो जाता था सब जगह तलाशा, पर राहुल कहीं नहीं था। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राहुल कहाँ गया था? मैं बेकाबू सा भागता गया। राहुल की चिंता मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। राहुल तेरा कत्तई अतापता न लाग रहो भाई। फिर मुझे याद आया, उसने एक बार बताया था कि वो लड़की अंबिका नगर की रहने वाली है। अंबिका नगर यहां से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर। मैंने बिना कुछ सोचे समझे बाइक उठाई और वहां जा पहुंचा। पर आपको एक बात बताओ भाई साहब, जब मैं उस कॉलोनी में घुसा तो मोकू कत्तई अजीब सा लाग रहा था। सड़का पर ना कोई आदमी, ना कोई गाड़ी। बिजली के खंभे टेढ़मेढ़े खड़े थे, जैसे सालों से देखरेख न हुई हो। मोकू तो लाग रहो जिके या जगह पे 150 साल से कोई आदमी रहवे ही नहीं। फिर दूर एक टूटा फूटा घर देखो, यही होगी शीतल। मैं उस तरफ चल दियो। घर तक पहुंचते ही मैं ठिठक गयो। दरवाजा आधा खुला हतो, अंदर गहरा अंधेरो। मैंने सांस अंदर खींची और घर की घंटी बजाई। क्लिंक क्लिंक। थोड़ी देर बाद अंदर से एक आदमी बाहर आयो। वो आदमी एकदम कत्तई बूढ़ा था, झुर्रीदार चेहरा और उसकी लाल आंखें थी। मैंने जल्दी से पूछो, ओ अंकल, यहां एक लड़की रहती है शीतल नाम की। वो आदमी मोकू घूर के देखवे लग गयो, जैसे कि मोकू खा जाएगो। मैंने जेब से राहुल की फोटो निकाली और दिखा दी। बाबा ये देखो, या लड़को कल रात को इधर आयो था इस लड़की के साथ।
बूढ़े ने फोटो देखी, फिर मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पे डर आ गयो। वो धीरे से बोलियो, बेटा, या लड़को तो कल रात चौक के पास दिखो हतो, पर या अकेलो हतो, कोई लड़की नहीं थी बामे साथ। मेरा कलेजा धक से रह गयो। मैंने मन ही मन में सोचा, अकेला? पर राहुल तो शीतल नाम की ई लड़की ते मिलवे आयो। मैंने जल्दी से बोला, अच्छा, वो लड़की शीतल रहती कहाँ है? बूढ़े के चेहरे पे पसीना आ गयो, उसके होंठ कांपे और वो पीछे हट गयो। फिर उसने जो कहा, उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़े का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसकी आंखें डर से फैल गई और उसने कांपती आवाज में कहा, शीतल, नाम मत ले बेटा। वो और उसकी मां दोनों डाकन थी। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मैंने गला खुश्क होते हुए पूछा, का बक रहे हो बाबा? बूढ़े ने कांपती उंगली से सामने वाले सूखे पेड़ की ओर इशारा किया। उसकी आंखें उस पेड़ की ओर नहीं उठ रही थी, जैसे कोई पुराना डर उसकी रग-रग में बसा हो। उसने धीरे से कहा, देख बेटा, उधर देख, वो जो टूटा फूटा घर दिख रहा है ना, वही रहती थी माम बेटी। दिन में दोनों एकदम सीधी सादी दिखती, पर रात में उनकी असली सूरत सामने आती, दोनों लड़कों को फंसाती और फिर शैतान की बलि दे देती। मैंने सन्न होकर पूछा, फिर? बूढ़े ने गहरी सांस ली, फिर धीमी आवाज में कहा, जब कॉलोनी वालों को इनकी असलियत पता चली तो हमने उन दोनों को मार डाला, घर में आग लगा दी। उनकी चीखें कई घंटों तक सुनाई दी। मगर अभी छोटो टाबर है, म्हारा टाबरा तो अभी जानत नहीं है। डाकन कभी मरती नहीं, आज भी वैसे ही लोगों का शिकार करती है। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। मुझे राहुल की बात याद आई। शीतल बहुत अमीर है, उसने मुझे बहुत महंगे गिफ्ट दिए हैं। फिर मेरे मन में मैंने ये बात सोची कि वो डाकन राहुल को फंसावे के लिए ही इन महंगे गिफ्ट्स को देती थी। बूढ़े ने मेरी आंखों में गहरी नजर डाली और फिर धीरे से बोला, भूल जा अपने दोस्त को, कल अमावस्या की रात थी। अब तक तो वो उसकी बलि चढ़ा चुकी होगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली। राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं वही जमीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक मुझे लगा कि पेड़ के पास कुछ पड़ा है। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैं कांपते कदमों से उधर बढ़ा। वहां जमीन पर कोई औंधे मुंह गिरा था। मैंने उसे गौर से देखा। अरे, ये तो राहुल है। वो मिट्टी में लथपथ पड़ा था, शरीर जगह फटा हुआ, कपड़े खून से सने हुए, चेहरा सूजकर भयानक हो चुका था, जैसे किसी ने बेरहमी से उसे पीटा हो। उसके हाथ पैर ऐंठे हुए थे, जैसे बहुत दर्द सहा हो। राहुल, मैंने झकझोर कर देखा। वो बेहोश था, पर उसकी नब्ज चल रही थी। किसी तरह मैं उसे खींचकर सड़क तक लाया और ऑटो वाले से मदद मांगी। राहुल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने कहा, इसे बहुत गहरी चोटें आई है, ये बच भी जाएगा या नहीं कहना मुश्किल है। मेरा दिल बैठ गया। राहुल को इस हाल में देखने के बाद मेरी आंखों के आगे वही बूढ़े की बातें गूंज रही थी। डाकन कभी मरती नहीं, अब तक वो उसकी बलि चढ़ा चुकी होगी। राहुल कुछ दिनों बाद होश में आ गयो, पर वो चुपचाप रहवे लागो। हम सब उसके ठीक होवे की खुशी में थे, पर मन में एक सवाल कुलबुला रहो, उस रात को आखिर हुआ का? एक दिन मैंने उससे जोर देकर पूछो, राहुल भाई सांच बता, उस रात का बहुत कुछ गड़बड़ हुई थी। तेरू हाल देख के लाग रहो कि तू मौत के मुंह में होके आयो। बतावे, मोकू सब बतावे। राहुल के हाथ कांप गए, उसके माथे पे पसीना आ गयो। बो घबरा रहो थो, जैसे अभी भी उस रात की दहशत में हो। फिर धीमे धीमे वो बोलन लागो। जब मैं रात में शीतल से मिलबे गयो तो वो पेड़ के नीचे लाल साड़ी में खड़ी थी, पर उल्टा खड़ी थी,
मेरी रीढ़ में ठंडी सनसनी दौड़ गई। का मतलब उल्टा खड़ी थी, मतलब वो पीठ मेरी तरफ किए खड़ी थी, उसका मुंह पीछे था और वो कुछ अजीब से मंत्र बुदबुदा रही थी। राहुल एक पल को चुप हो गयो, फिर हिम्मत बटोर के आगे बोलन लागो। मैं बहुत खुश हुआ, सोची कि आज हम अकेले हैं, अपन दोनों प्यार से बात करेंगे। पर वो अपना मुंह मेरी तरफ ना करी। मैंने पूछा, फिर? राहुल की आंखों में डर भर गयो। मैं बोली, शीतल, कम से कम आज तो अपन ठीक से मिले, अपना मुंह मेरी तरफ करना। तो वो एकदम अजीब गूंजती आवाज में बोली, मैंने कहा ना, एक जगह चुपचाप खड़ा रहा। तभी हवा में झटके से उसका घूंघट उड़ गयो और मैंने जो देखो उससे मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा वो इंसान की तरह दिखती ही ना थी। उसकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई, बिल्कुल काली। उसकी पुतलियां थी नहीं, पूरा चेहरा झुलसा हुआ, गले तक फटी हुई खाल, होंठ कटे हुए और दांत तो जैसे किसी जानवर के थे, लंबे, नुकीले और पीले। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, एकदम काली और फटी हुई, जैसे किसी ने चीरकर सिल दी हो। उसके नाखून बड़े बड़े, पंजों से भी बड़े, टेढ़े मेढ़े और नुकीले, और शरीर से इतनी बदबू आ रही थी कि मेरा दम घुटने लाग रहो। मैं सन्न रह गयो। राहुल आगे बोलन लागो। मैं वहां से भागन की कोशिश करियो, पर मेरे पैर जाम हो गए। वो कुछ बड़बड़ा रही थी और फिर उसने मुझ पे हमला कर दियो। वो एकदम बिजली जैसी झपट पड़ी, एक झटके में मेरे गले पे पंजा मारा। मेरा दम घुटन लाग गयो। मैं पूरा जोर लगा के उससे छुड़ावन की कोशिश करी, पर वो बहुत ताकतवर थी। राहुल के हाथ कांप रहे थे, पर वो बोलन लागो। मैं सोचियो कि मैं भी कऊ पहलवान से कम न हूं। एक धक्का मार के वो नीचे गिराई, पर वो झट से खड़ी हो गई और फिर उसने मुझे पटक कर मारन लागी। एक बार ऐसा पटका कि मेरी सारी हड्डियां चरमरा गई। उसकी उंगलियों के नाखून मेरे गले में गड़ गए, खून निकलन लाग गयो। उसकी जीभ लटक के मेरे चेहरे के पास आ गई और उसकी सांसों से इतनी बदबू आ रही थी कि उल्टी होते होते बची। राहुल घबराया हुआ था। वो जोर से बोलो। मैं चिल्लान की कोशिश करियो, पर आवाज बाहर नहीं आ रही थी। वो मुझे मार मार के अधमरा कर दी थी। तभी मेरे हाथ में तेरो दिया ताबीज आ गयो। मैंने जैसे ही ताबीज उसके सामने किया, वो पीछे हटन लागी। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि मेरे कान फटन लागे। वो तड़पने लागी, उसका शरीर ऐंठ गया और फिर अचानक मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गयो। बस फिर मुझे कुछ भी याद ना। राहुल की बात सुन के मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। एक डाकन जो लड़कों को फंसाकर बलि देती थी, राहुल को लगभग मार ही चुकी थी, पर वो बच के आ गयो सिर्फ देवता के ताबीज के कारण। पर सवाल ये था, शीतल अब कहाँ है? राहुल की ये कहानी सुन के मेरा खून जम गयो। ऐसा लग रहा था कि मैं खुद भी उस रात का हर एक पल देख रहा हूं। पर अब एक बात साफ थी, राहुल को बचाने वाला कुछ और नहीं, वो देवता का ताबीज ही था। मैंने तुरंत उसके घर वालों को खबर करी। वे सब भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचे। उसकी मां रोवे लागी। बापू की आंखों में डर था और उसके छोटे भाई बहनों की हालत ऐसी थी जैसे उनने भूत देख लियो हो। मैंने उसके पिता से कहा, काका, राहुल को जल्दी देवता बाबा पे ले जाओ, इस पे कोई बहुत भयानक चीज सवार हुई है। राहुल के बापू बिना एक पल गवाए उसे अपने गांव ले गए। वहां गांव के बड़े देवरा बाबा ने उसका इलाज करवायो, झाड़ फूंक, मंत्र और देवता की पूजा करी। राहुल धीरे धीरे ठीक होने लग गयो, पर उसकी हालत पहले जैसी ना हुई। अब वो पहले जैसा हंसमुख और मस्त रहने वालों लड़कों नहीं रहो। अब उसके आंखों में हमेशा डर बैठा रहो। शीतल कहा गई, कोई नहीं जानतो, पर एक बात पक्की थी,
डाकण कभी मरती नहीं, वो फिर से शिकार करेगी, कोई और लड़के को फंसाने के लिए, किसी और को अपने जाल में लाने के लिए। दोस्तों, ये थी हमारे दोस्त लोकेश की आप वीती कैसी लगी, आपको जरूर बतावे।